आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक इसी श्रृंखला की एक कड़ी है जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर विहंगम दृष्टि डालती है। 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला और माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पद संभालते ही लोक कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया। भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में वे अग्रसर हुए। देश की बाह्य व आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाया। वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया और अनेक कड़े निर्णय लिए। उन्होंने अपने कर्तृत्व से राजनीतिक विरोधियों को चित कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को हृदयंगम कर उन्होंने राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। इसी साधना का परिणाम था कि 2019 के आम चुनावों में भी पार्टी और राजग को अभूतपूर्व सफलता मिली, जिसने राजनीतिक विश्लेषणों को समझने पर, सोचने पर विवश कर दिया कि यह मोदी मैजिक है या क्या फैक्टर है कि जिसकी वजह से नरेंद्र भाई को निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। जैसे मैंने बताया, 2019 के परिणाम के बाद अक्कू जी भाई साहब की पुस्तक कहानी मोदी 2.0 लिखी थी उन्होंने, उसका लोकार्पण हुआ था। 2019 के बाद नरेंद्र भाई ने अपूर्व उत्साह और अजस्र ऊर्जा के साथ अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनमें धारा 370 का उन्मूलन और श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का काम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। 2024 के चुनाव परिणाम आए तो वे थोड़े चौंकाने वाले थे। भाजपा और राजग की कुछ सीटें कम हुई, पर नरेंद्र भाई तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। विपक्षी दलों ने बातें बनानी आरंभ की कि मोदी मैजिक चुक गया आदि आदि, पर नरेंद्र भाई उसी कर्मठता, दूरदर्शिता, अदम्य इच्छा शक्ति और जिजीविषा के साथ भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। अक्कू जी की आज लोकार्पित हो रही पुस्तक 2024 के चुनाव और मोदी जी की तीसरे कार्यकाल पर एक विहंगम दृष्टि डालती है। हम सब जानते हैं अक्कू श्रीवास्तव जी प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और विश्लेषक हैं। वे लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अनेक प्रख्यात समाचार पत्रों में के साथ काम करते हुए उन्होंने भारत के कई राज्यों में सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बहुत बारीकी से देखने का और अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिला। वर्तमान में वे नवोदय टाइम्स में कार्यकारी संपादक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ और अपना लेखित वक्तव्य दें। आदरणीय अक्कू श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात भाई। मंच पर आसीन विद्वज्जन जिन्होंने ज्ञान की अपनी भूमि को सींचा और आज विचारों से पूरी दुनिया में सब लोग उनसे अवगत हैं। ख़ास तौर से लखनऊ की शान, हमारी शान, और सुधांशु जी आज संसद और टीवी की जो व्यस्तता है उसके बाद भी यहाँ हैं अपने वायदे को निभाने के लिए। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। और यशवंत देशमुख जी के बारे में कौन नहीं जानता, क्या कहना है इनका। इन्होंने एक नई विधा को स्थापित किया सेफोलॉजिस्ट के तौर पर, और फिर पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में अपना काम कर रहे हैं। और अभी अब देश के अलावा बाकी जगह भी अपने काम से अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी तरीके से अशोक जी की दो टूक को कौन नहीं जानता। मैं इन सब का आभारी हूँ, और ख़ास तौर से आप सबका जो सामने बैठे हैं, कुर्सियों को जो मान दे रहे हैं, बहुत सारे मित्र और दोस्त, शुभचिंतक, उन सब का बहुत आभारी हूँ। ये किताब कैसे शुरू हुई, थोड़ा बहुत हमारे मित्र और प्रभात जी ने हम सबको बताया। लेकिन जब ये इसके पहले मोदी 2.0 लिखी गई थी तो उसी समय एक बात चली थी, और फिर ये हुआ था 3 भी आप भी करेंगे, और इसी हिसाब से साल भर पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां, हालात बदले, और जब बदले तो थोड़े बहुत चैप्टर कम ज़्यादा हुए, और उस क्रम में थोड़ा प्रसव पीड़ा पुस्तक की थोड़ी बढ़ी। लेकिन हम सब जैसे जानते हैं
कि जो नतीजे आए और उसके बाद फिर उसका काफ़ी कुछ पुनर्लेखन किया गया और उस दौर में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। फिर हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए और हरियाणा चुनाव ने जो स्थितियां बनाई उससे लगा कि अब कुछ और स्थिति है, और फिर पीयूष जी का खास तौर से आग्रह था कि भाई साहब अब जहाँ इतना देर की है तो चला थोड़ा सा और देर कर देते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड देखने के हम लोग अपने उसमें मन में कहिए लालच कहिए या अपडेशन कहिए, उसमें पुस्तक का शीर्षक भी बदला गया और फिर वो पुस्तक अब आपके सामने है। और बहुत मेरे ख्याल से इनका कहना ये है कि इतनी जल्दी कोई भी पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं है इतने अपडेशन के साथ में। तो इन दोनों भाइयों का और प्रभात प्रकाशन का बहुत बहुत आभार। और ये बात सही है कि कुछ मित्रगण या पुस्तक देखने वाले कह सकते हैं कि पुस्तक में ये नहीं है, वो नहीं है, ये और होना चाहिए, और मुझे लगता है सामयिक किताबों में हमेशा गुंजाइश बनी रहती है और ये गुंजाइश इस किताब में भी है। आगे की किताबों के बारे में क्योंकि समय कम है और हम लोग समय के आदी भी नहीं हैं, 4:30 का समय था, मुझे डर लग रहा था कि 4:30 बजे सुधांशु जी आ पाएंगे लेकिन ये इतनी व्यस्तता के बाद आ गए, बाकी लोग अभी आने के क्रम में हैं। तो उसी तरीके से पुस्तकों के क्रम में मेरा मानना ये है कि आने वाले दिनों में मेरी पुस्तकों का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक किताबें तो शायद उतनी ज़्यादा नहीं करने की हिम्मत बची है, लेकिन फिर भी कुछ एक काम है जो लगातार चल रहे हैं और उसमें एक ख़ास तौर से द ग्रेट इंडियन मुस्लिम मिडिल क्लास जो है वो एक शामिल है, जो इसकी मैं आपके सामने आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रहा हूँ। इस आयोजन के लिए देश विदेश इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बिटिया रानी अंकिता इसी आयोजन के बेटा नहीं आ पाया तो बिटिया आ गई, तो बहू है हमारी वो आई और एक भांजा है वो आया उसके लिए, और बाकी देश के कोनों से जो मित्र पुराने दोस्त थे वो सब आए। बहुत बहुत आभार आप सबका, आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया। और जो मित्र आए हैं वो और जो मित्र नहीं आए हैं उनके लिए भी आभार कि उनकी शुभकामनाएं हमें मिलती रही हैं। ये पुस्तक ज़रूर उन मित्रों को समर्पित है जो लोग मेरे विचारों के समर्थन में, विरोध में और मेरे तटस्थ रहने में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और सब सामने बैठे जितने सब लोग हैं, एक एक का नाम लेना शुरू करूँगा, और सब विशिष्ट अतिथि हैं मेरे लिए। बहुत सबका आभार, और आगे भी वो मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत संक्षेप में आपने अपनी पुस्तक की यात्रा पर प्रकाश डाला। हमारे मध्य में श्री अशोक श्रीवास्तव हैं। आप प्रसिद्ध टीवी एंकर, लेखक, पत्रकार और समाजधर्मी हैं। अपनी बेबाक और दो टूक बातों से वे वाद संवाद और जो पैनल होता है उसमें विषय की गंभीरता को बनाए रखते हुए राष्ट्र हित की चिंता करते हैं। हम जानते हैं कितनी प्रखरता के साथ वे अपने शो का संचालन करते हैं और राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र को वो उसमें रेखांकित करते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, पर अभी हाल ही में उनकी जो पुस्तक आई मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, उसने एक प्रसिद्धि के नए आयाम स्थापित किए, इसलिए उनको शुभकामनाएं। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। श्री अशोक श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत आभार प्रभात जी, आपने मुझे अवसर दिया, इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये एक बात बड़ी स्पष्ट कर देता हूं। आज सुबह जब या कल भी मैंने कई लोगों को जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा, क्योंकि अक्कू जी तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो मैंने कई लोगों को निमंत्रण भेजा, तो मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि ये अक्कू जी कोई आपके रिश्तेदार हैं क्या?
क्योंकि आजकल वो हिंदुस्तान में जाति 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 इतनी हो गई है, जाति जाति नहीं, तो फिर सब लोगों को लगा कि मुझे इस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया गया हो कि शायद अक्कू जी से मेरा रिश्ता होगा। तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, प्रोफेशनल रिश्ता है, और प्रोफेशनल रिश्ते के कारण मैं यहाँ हूँ। और मेरे मैं तो रिश्ता ढूंढ रहा था। तो बहुत बहुत आभार अक्कू जी, आपने मुझे बुलाया। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु जी, मेरे मित्र यशवंत जी, और यहाँ पर जितने सभी लोग उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमन। मैं जानता हूँ ये पुस्तक जो है अभी तो आएगी, तो फिर बहुत कुछ इसके बारे में चर्चा होगी और पढ़ने का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ये पुस्तक लिखना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसलिए क्योंकि मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, और मोदी 3.0 पर पुस्तक लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती, क्योंकि पल पल जिस तरह से सिचुएशन बदली है। 7 चरणों का चुनाव हुआ, यशवंत जी जानते होंगे। इन 7 चरणों में हर चरण जो है किस तरह से कभी डिप हो रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, अलग अलग तरह के विश्लेषण हो रहे थे, अलग अलग तरह के मुद्दे बन रहे थे। 400 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, और उसके बाद बीजेपी 242 पे सिमट गई। तो इस चुनाव का इतना वैरायटी थी, इस चुनाव को समेटना, इस चुनाव का विश्लेषण करना अपने आप बहुत बड़ी चुनौती है। और मैंने 1-2 पुस्तकें पढ़ी हैं जो इस चुनाव पे 2024 के चुनाव पर आई, और मुझे कोई भी पुस्तक उस हिसाब से पर्याप्त रूप से मुझे लगा नहीं कि किसी पुस्तक में एक्चुअल में एक पूरी लार्जर तस्वीर है जो हमें ये बताए कि भाई ये चुनाव कैसे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्कू जी की पुस्तक जो है उस कमी को पूरा करेगी, और वो जो जिस चीज़ के लिए लोग उत्सुक हैं इस चुनाव को समझने के लिए, वो शायद एक सही दिशा दे। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। मुझे याद है कि जब 2024 के चुनाव हो रहे थे, क्योंकि मेरी पुस्तक जिसका अभी प्रभात जी ने जिक्र किया वो उस चुनाव में ही आई थी मेरी पुस्तक, और मैं ये मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ कि ये 2024 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से नैरेटिव पर लड़ा गया। और मैं ये कहता हूँ उनमें से बहुत सारे फेक नैरेटिव थे, फेक नैरेटिव्स पर लड़ा गया। जब मैं वाराणसी में था, वाराणसी में हमारा एक कार्यक्रम था, वाराणसी में प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और वाराणसी मेरा गृह क्षेत्र भी है, मेरे माताजी पिताजी वाराणसी से ही हैं। तो वाराणसी को मैं बहुत हद तक समझने का दावा करता हूँ, वहाँ के मन को जानने का दावा करता हूँ। लेकिन मैं जब वहाँ वाराणसी के चुनाव नतीजे आए तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन मैंने रिकॉल किया, जब हम अपना प्रोग्राम वहाँ कर रहे थे नमो घाट पर, मुझे याद है नया घाट बना, बहुत सुंदर घाट बना। कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब मैं वहाँ पर घूम रहा था अपने एक सहयोगी के साथ, तो 1-2 चाय वाले थे, उनसे मेरी चर्चा हुई। उसमें 1-2 चाय वाले थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो घाट बने हैं, जिस तरह से घाटों का विस्तार हुआ है, उस व्यक्ति ने कहा कि सर हमारी कमाई बहुत बढ़ गई है, लगभग दुगनी हो गई है। मैंने कहा कितना कमा लेते हो? तो उस चाय वाले ने कहा घाट पर घूमकर रोज़ाना मैं 700 से 1000 रुपये तक रोज़ कमा के ले जाता हूँ। तो मैंने फिर पूछा चुनाव का, तो उस चाय वाले ने मुझे कहा कि सर चुनाव तो ठीक है, वाराणसी बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन अगर मोदी जी इस बार जीत गए तो देश में चुनाव नहीं होगा ना। मैं अवाक रह गया सुनकर, एक चाय वाला जिसको वाराणसी में है, वाराणसी की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो कह रहा है कि उसकी इनकम बढ़ गई और उसकी सब चीज़ें बढ़ गई, वो ये कह रहा है एक नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव को लेकर के कि अगली बार चुनाव नहीं होगा अगर नरेंद्र मोदी जीत गए तो। और मेरी किताब पूरी तरह से इसी पर थी, और अक्कू जी से मेरी कई बार चर्चा भी हुई पुस्तक को लेकर भी। मैं बार बार ये कहता था कि ये पूरी नैरेटिव वॉर चल रही है, और अगर बीजेपी को कहीं डेंट लगेगा तो नैरेटिव में लगेगा। और मुझे लगता है कि बड़े सारे जो कारण हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण रहा कि बीजेपी नैरेटिव की वॉर को लड़ नहीं रही थी। मैं ये मानता हूँ आज इस मंच पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरी पुस्तक का लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों हुआ था। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मुझे लगता है कि बीजेपी में जो लोग नैरेटिव वॉर में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो लोग नैरेटिव बना रहे हैं, उसमें से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एक हैं। और आज से नहीं, ये मैं तो लगातार देखता था उनको उनकी डिबेट में, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी को 2024 के चुनाव के बाद नैरेटिव की वॉर जो है उसका इंपॉर्टेंस बीजेपी को समझ आया है।
और बीजेपी आज जो है नैरेटिव की वॉर जो है फ्रंट फुट पर लड़ रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव इसका सबसे बड़ा नतीजा। आपको एक जानकारी दूं, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, ये जो पूरा नैरेटिव बनाया गया था बेसिकली SC ST, आप जानते हैं SC ST सीटों में अगर आप देखेंगे बीजेपी का ग्राफ जो है, बीजेपी को हमेशा SC ST का विरोधी कहा जाता है, लेकिन बीजेपी की अगर सीट देखेंगे तो जितनी रिजर्व सीटें हैं बीजेपी हमेशा उसमें ज़्यादा सीटें लेती रही है। लेकिन इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी को SC ST वोट जो है बहुत बड़ा डेंट लगा, और उसके कारण एक वही फेक नैरेटिव की बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में देखिए, मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में जो SC रिजर्व सीटें हैं वो 13 सीटें बीजेपी लड़ी थी, उन 13 में से 10 सीटें बीजेपी जीती है जो SC के रिजर्व सीटें हैं। ST की 12 रिजर्व सीटें हैं, उनमें से भी 10 सीटें बीजेपी जीती है। तो ये जो नैरेटिव की वॉर थी, मैं मानता हूँ हरियाणा और साथ साथ महाराष्ट्र में बीजेपी नैरेटिव की वॉर जो है वो जीती है, लड़ी है इसलिए जीती है। हालांकि ये भी बात है कि जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश और बाकी सब जगह हम देख रहे हैं, मतलब इस देश का, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग, मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं दो टूक कहता हूँ, बड़ा ख़राब लगता है जब महबूबा मुफ्ती की बेटी भी हमें बताती है हिंदुत्व क्या होता है। मतलब हम हिंदुओं को अब महबूबा मुफ्ती की बेटी से सीखना पड़ेगा हिंदुत्व क्या होता है। जब इस देश नहीं दुनिया में अल्लाह अकबर का नाम लेकर के लोग बम फोड़ देते हैं, तब कोई नहीं कहता कि इस्लाम के ऊपर, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अगर एक बेवकूफ़ ने किसी बच्चे को मार दिया तो हमको हिंदुत्व पर ज्ञान दिया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अब जो चीज़ें हैं, बीजेपी क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो जिस तरह से बीजेपी ने एग्रेसिव तौर पर किया, मैं महाराष्ट्र गया था चुनाव में, इस नारे का बहुत ज़बरदस्त असर है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं फिर झारखंड में क्यों नहीं जीती बीजेपी, झारखंड में भी तो यही स्थिति थी, झारखंड में भी बहुत आदिवासी बहुल थे, तो वहाँ पे बीजेपी ने बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ा था। तो झारखंड में, जहाँ तक झारखंड की बात है, मुझे लगता है कि वहाँ पर बीजेपी एक लीडरशिप का एक अभाव था, जहाँ पर वहाँ पर झारखंड में एक आदिवासी नेता, क्योंकि कई वहाँ के जो लोकल नेता थे, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनको मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ट्राइबल लीडर बीजेपी का एक चेहरे के लोग तलाश कर रहे थे, शायद उसकी कमी लोगों को लगी, एक कोई भरोसा नहीं दे पाए कि हाँ ट्राइबल्स जो हैं बीजेपी उनके साथ खड़ी है। मुझे एक कारण वो लगता है, और बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन घूम फिर के मैं दोबारा अक्कू जी की पुस्तक पर आता हूँ, क्योंकि मामला 2024 का है। देखिए 2024 के चुनाव के बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और वो सबक सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं है, वो सबक मुझे लगता है 2024 के सबक जो हैं वो पूरे देश के लिए हैं। देश की राजनीति को इन चुनावों ने एक नई दिशा दी है। और जब मैं कहता हूं कि नैरेटिव की बात, तो एक बार फिर 24 के संदर्भ में जब कहूं, तो जब ये चुनाव के नतीजे आए थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा, उस वक्त ये नैरेटिव बनाया गया कि अभी तो जो है नितिन जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, ये लोग तो जो हैं सपोर्ट करेंगे नहीं। जब सपोर्ट कर दिया तो उसके बाद इस देश में बड़े सारे पत्रकार, बड़े सारे यूट्यूबर हैं, मैं देख रहा था वो हर 6 दिन में इस सरकार को गिरा रहे थे, और करीब 8 महीने में मुझे लगता है 800 बार करीब इस सरकार के गिराने की भविष्यवाणी वो कर चुके कि आज तो सरकार गई, आज तो गई, आज तो गई। उसी तरह से महाराष्ट्र को भी लेकर प्रेडिक्शन हो रहे थे, उसी तरह से बाकी चीज़ों को लेकर प्रेडिक्शन हो रहे थे। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि चुनाव को समझना, चुनाव को गहराई से जाके जनता के मानस को पढ़ना एक चुनौती होता है। एक चीज़ और मैं कह दूं अंत में अपनी बात, क्योंकि मैंने कहा नैरेटिव की वॉर है। अभी महाराष्ट्र के एक चुनाव को, उसका महाराष्ट्र के एक गांव का नाम लेकर के बहुत कुछ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्या नाम है उसका? एक गांव को लेकर कहा जा रहा है वहाँ पर वोटिंग जो है वो तो एनसीपी के गांव था। हाँ, मालेगांव नहीं, वो अलग सा उसका नाम है। तो उस गांव को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं हम तो एनसीपी के थे और हमारा पूरा गांव एनसीपी का, वह एनसीपी। और कल से मैं देख रहा था बड़े सारे टेलीविज़न चैनल्स जो हैं उस गांव को लेकर कर रहे थे कि उस गांव में तो ऐसा नतीजा आ ही नहीं सकता, इसलिए ईवीएम खराब है। अब ईवीएम खराब है तो ईवीएम जो है वो वाराणसी में ख़राब नहीं हुई, वाराणसी में तो जीत का जश्न मनाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का अंतर हुआ, उसी को उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दिया। ईवीएम को लेकर जिस तरह का, लेकिन उसको लेकर आज ही एक ट्वीट आया, हालांकि अभी मैं जाने के बाद उसको पूरा फैक्चुअली चेक करने वाला हूं। उस गांव को लेकर जो फैक्ट मेरे पास आए, उस गांव में आज से नहीं, पिछले 2014 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं उसमें एनसीपी, ऐसा नहीं है कि एनसीपी हमेशा उस चुनाव में जो है आगे रहती है। अब वो कहते हैं यहां पे दोबारा चुनाव करवा दो, तो देखो वो बैलेट पेपर से करवाएंगे तो चुनाव नतीजे कुछ और आएंगे। ये भी एक तरह का फेक नैरेटिव है। तो मुझे लगता है उन फेक नैरेटिव्स के बीच ये जो किताब आई है, क्योंकि नतीजों को लेकर भी फेक नैरेटिव है और नतीजों के बाद अब जो महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे आए हैं उनको लेकर भी फेक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर। तो मुझे लगता है कि ऐसे में ये पुस्तक जो है 2024 के जो नतीजे आए उस पर हमको एक स्पष्ट दिशा देगी, स्पष्ट रूप से हमें ये बताएगी कि दरअसल 24 के चुनाव में हुआ क्या। हम उसको समझ पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि लोग समझ पाएंगे, तो फिर इस देश में जो नैरेटिव्स और फेक नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं वो नैरेटिव जो हैं वो शायद कुछ कम होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और अक्कू जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपको शुभकामनाएं। और अभी मैं बाहर बात कर रहा था तो पता चला प्रभात जी ने अगले मोदी 6.0 तक का ठेका जो है वो अक्कू जी को दे रखा है इसलिए मुझे पता चला, नहीं तो मैं सोच रहा था 4 पॉइंट का मैं ठेका ले लूं, तो पता चला वो अक्कू जी को उन्होंने 6 तक का ठेका दे रखा है बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू। धन्यवाद अशोक जी, आपने इस पूरी राजनीतिक यात्रा पर प्रकाश डाला, कैसे क्या क्या विमर्श स्थापित किए गए, फॉल्स नैरेटिव लोगों ने गढ़े, तो और उसका कुछ ना कुछ लाभ तो विपक्षी दलों को मिला ही है। हमारे मध्य में श्री यशवंत देशमुख हैं, हम सब जानते हैं, बहुत सुपरिचित सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, और न केवल भारत बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अनेक देशों में उन्होंने अपने इस चुनाव विश्लेषण को लेके, अपने आकलन को लेके एक बहुत प्रामाणिकता के साथ अपनी स्थापना की है। आपसी वोटर के संस्थापक हैं और बहुत प्रखरता के साथ इस विषय की बहुत गहराई से, गंभीरता से विवेचना करते हैं, और उसी का परिणाम है कि वो जो आकलन करते हैं वो लगभग परिणाम के निकट होता है। अनेक पुस्तकों के वो लेखक हैं और उनके समसामयिक विषयों पर लेख निरंतर प्रकाशित होकर चर्चित होते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ श्री यशवंत देशमुख को आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ। धन्यवाद प्रभात जी, पीयूष भाई, आपके कारण हम मित्रों को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर मिलता है, सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए। अक्कू जी हमारे वरिष्ठ हैं और एक वरिष्ठ व्यक्ति की पुस्तक का विमोचन करना था, इसलिए पंडित जी ने तय किया कि हम लोकसभा में नहीं जाएंगे, हम बुज़ुर्गों वाले सीधे लांग करके जाएंगे, तो उन्होंने अपनी वरिष्ठता वैसे बढ़ाई। अशोक जी ने तय किया कि 2 टूक बोल बोल कर हम भी वरिष्ठ होंगे। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं गरिष्ठ होकर काम चला लेता हूँ। तो इसलिए 2.0 वाली किताब जब आई थी तो उस समय मुझे सौभाग्य मिला था यहाँ बात करने का, और रविशंकर जी थे उस समय, राहुल जी भी थे, हाँ राहुल जी भी थे, रविशंकर जी भी थे। बहुत आनंद आया था और उस समय बहुत सारे कयास इस बात पे थे कि आगे क्या होगा और पीछे क्या था, और उस तरीके की बातचीत में कई बार चूँकि पुस्तक केवल 3.0 पे समाप्त नहीं हो रही है। अक्कू जी की पुस्तक जो है उन्होंने दरअसल 3.0 और आगे, और साथ में पटरी पर साख जो शब्द का प्रयोग किया है, वो इस पुस्तक को केवल 2024 के आकलन तक ही सीमित नहीं रखता है, मेरा अपना मानना यह है। कई बार मुझे लगता है कि हम चुनावों को जब देखते हैं तो एक तो तात्कालिक क्या होगा उस अंदाज में एक उस तरीके से देखते हैं, एक पोस्टमार्टम वाले अंदाज में देखते हैं कि क्या है। एक थोड़ा सा समग्रता के साथ में जब देखने की कोशिश होती है तो बात होती है कि जनादेश क्या था, जनादेश को हमने कैसे समझा। और पटरी पे साख दरअसल तभी लगती है जब जनादेश को समझने में, उसका सही आकलन करने में हमसे चूक होती है।
चाहे वो जीतने वाले के आकलन में चूक हो, चाहे वो हारने वाले आकलन की चूक हो। मुझे याद है, मैं इसको एकाधिक बार इस प्रसंग को बता भी चुका हूँ। 2004 के चुनाव के बाद मैं बॉम्बे से जब दिल्ली आया, उस समय स्टार न्यूज़ का हम लोग बॉम्बे से करते थे, तो माननीय अर्जुन सिंह जी से मैं मिलने के लिए गया। उस समय वो ह्यूमन HRD मिनिस्टर बन चुके थे और उनका बड़ा स्नेह था, बहुत शार्प माइंडेड पॉलिटिशियन थे और मिलने के लिए भी जाते थे। तो बहुत मैं छोटा था और प्यार से भाई साहब बुलाते थे, पता नहीं क्यों ऐसा था, लेकिन भाई साहब क्या लग रहा है, क्या हम, तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई क्योंकि 2004 के आकलन में इतनी ज़्यादा चूक सबसे हुई थी। तो मैंने बोला कि जो मीडिया का तो छोड़िए, इधर समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग हार क्यों गए, कन्फ्यूज्ड हैं। तो अर्जुन सिंह जी गंभीर हो गए और गंभीरता के साथ उन्होंने कहा कि देखिए, उनके पास में अटल जी जैसा नेता था, प्रमोद महाजन जैसा ऑर्गेनाइज़र था इलेक्शन का, इंडिया शाइनिंग का कैंपेन था। इतना सब होने के बाद में अगर वो हार जाते हैं तो उनका कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, बनता है कि वो क्यों हारे, इस पे वो कंफ्यूज हों। क्या उसमें खतरा नहीं है? यशवंत जी, खतरा हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जीत क्यों गए। और उन्होंने इतनी गंभीरता से उन्होंने ये बात बोली, मुझे आज तक इसलिए स्मरण है क्योंकि मैं उसके बाद से लेके आज तक उल्टी तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ। क्या हारने वाले को छोड़िए, जीतने वाले को क्या ये समझ में आया कि हम जीते क्यों हैं? 2004 के जनादेश का जितनी गलत अभिव्याख्या हो सकती थी उतनी हुई। कुल जमा 7 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी बीजेपी से, कुल जमा 7 एग्जैक्टली। और अगर उस चुनाव में तमिलनाडु में DMK ADMK को स्वैप करने की गलती बीजेपी ने नहीं की होती तो वो परिणाम दूसरे तरीके से जाते नेशनल लेवल पे। तो इंडिया शाइनिंग फेल हुआ, ये बात मैंने बाद में पोस्टमार्टम में इस बात को समझा कि नहीं, ये फेल नहीं हुआ, ये गलत व्याख्या है। और इस बात को मुझे 10 साल लग गए नैरेटिव में कई जगह पे बातचीत करके लड़ाई करने में कि इंडिया शाइनिंग अगर फेल होता तो इतिहास में पहली बार 2004 में बीजेपी बहुसंख्य ग्रामीण सीटें नहीं जीतती। क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी की परिभाषा या जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वो शहरी पार्टी की थी। 2004 में पहली बार मेजॉरिटी रूरल सीट्स बीजेपी ने जीती थी। तो अगर इंडिया शाइनिंग फेल होता तो ये नहीं होता। उसके कारण और बहुत सारे थे, मैं उसकी मीमांसा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो एक जनादेश की गलत व्याख्या चली दोनों तरफ, पहले तो जो जीते उन्होंने गलत की, फिर जो हारे उन्होंने भी गलत की, उसकी गलत अभिव्यक्ति में वो अपने अंदर करते करते 2009 के कैंपेन में पहुंचे। और 2009 का कैंपेन, मेरा मानना ये है कि केवल मनमोहन सिंह जी की व्यक्तिगत चारित्रिक जिसे कह सकते हैं उसके कारण कांग्रेस जीती, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का जो एक नैरेटिव था वो पब्लिक को पसंद नहीं आया एक व्यक्ति के ऊपर। लेकिन 2014 तक आते आते मामला ये हो गया कि ईमानदार व्यक्ति, भ्रष्ट सरकार, इससे कोई लाभ नहीं। तो वहां पर लोगों ने मैंडेट अपना दूसरा बदला। अब सवाल ये है, हम जो जीते हम क्यों जीते, हम जो हारे क्यों हारे, इसकी परिभाषा में कंफ्यूजन लगातार चलता रहता है। और जीतने वाले के ऊपर और भी ज़्यादा इस बात की जिम्मेदारी होती है कि वो जनादेश को सही ढंग से पढ़े, समझे। और अच्छा किया कि आप रुके अक्कू जी 3 महीने और, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो अभी 1 महीने, ये 15 दिन पहले जो चुनाव ख़त्म हुए, मेरा मानना ये है कि ये चुनाव जब भी आने वाले समय में आप याद करेंगे तो ये मंडल और कमंडल के ऊपर भारी पड़ेगा नैरेटिव के मामले में। क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव ने अंडरलाइन करके इस देश में एक नया वोट बैंक दिया है। और वोट बैंक है महिलाओं का वोट बैंक, जिसने बटने कटने वाले नैरेटिव के ऊपर जाकर के विशुद्ध रूप से अपने मुद्दे की चीज़ों पे निकल के वोट दिया। जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी थी, जो चीज़ें उनके लिए, और 2 तरीके के हुए आपको अगर आंकड़ों में बताऊं। एक होता है स्विंग कि भाई अमुक पार्टी से वोट छिटक के अमुक पार्टी को गए, ये तो हुआ स्विंग। एक होता है रिलेटिव स्विंग इन टर्नआउट।
महिलाएं एक पार्टी से छिटक के एक मुद्दे पे दूसरी तरफ गई, एक तो ये हुआ। उससे ज़्यादा कामकारी चीज़ जो विस्मयकारी थी कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से न बराबरी पे पहुंचा, उससे ज़्यादा निकल गया। तो वो जो डबल इम्पैक्ट था, मेरा मानना है उस इम्पैक्ट ने, अभी इसके ऊपर उतनी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इस देश की राजनीति वैसी नहीं रहेगी जो 75 साल में हम इस देश की राजनीति को देखने के आदी हो चुके हैं। महिलाओं का वोट, महिलाओं के निर्णय की क्षमता, ये बॉटम्स अप थ्योरी है ना, कि आप सोचिए कि नीचे से टर्नआउट बढ़ रहा है, उनके मुद्दे आपके पुराने सारे इक्वेशंस को धता बजा करके अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं। घर के पुरुषों से इतर वोट दे रही हैं, पुरुषों से ज़्यादा वोट दे रही हैं। ये एक चेंज नीचे से जा रहा है। दूसरा चेंज, 1/3 आरक्षण का तो अभी लागू हुआ ही नहीं है। जिस दिन वो लागू हो गया तो लीडरशिप के लेवल पे और नीचे के लेवल पे मुझे लगता है कि आगे की जो बात आप अक्कू जी कर रहे हैं ना, उसमें ये वाला इक्वेशन आप 4.4 के पहले शायद आपको एक 3.5 और लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें जिस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी वो न जीतने वाले को समझ में जल्दी आएगी, ना हारने वाले को समझ में आएगी। क्योंकि पोस्ट पोल डेटा में जब हम देखते हैं और हम पाते हैं UCH, यानी जिसे हम लोग ये अपर कास्ट हिंदूज कहते हैं एक डेमोग्राफी में, जब आप पाते हैं कि अपर कास्ट हिंदूज की महिलाओं की बड़ी मतदाताओं ने हिस्से ने हेमंत सोरेन, जो कि आदिवासी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको वोट दिया। पर्टिकुलर स्कीम और लाभार्थी, या उसको जो भी आप शब्द देना चाहें, लेकिन दिया, जिसको बीजेपी झारखंड में टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी। ठीक है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का डेटा बता रहा है कई कई इलाकों में हर तीसरी मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया, जिसको अपोजिशन टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अपने अनुभव में कम से कम 30 साल के, मैं केवल एक चीज़ जानता हूं कि जनता एक चीज़ पसंद नहीं करती, वो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। जनता को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और जनता ने आपको नमस्ते किया। तो एक तो ये। दूसरी बात, इस नए जो एक मंडल, कमंडल और उसके बाद में आभा मंडल आप कह लीजिए, जो नया तैयार हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त एक नया फैक्टर होने वाला है, जो आने वाले समय की राजनीति को टेस्ट करेगा। और मैं कतई उन मित्रों से असहमत हूं जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की तरीके से महिलाओं को दिए जाने वाले बेनिफिट्स को तुलना करते हैं। मैं उसे फ्रीबी नहीं मानता। 75 साल से इस मुल्क में जो चुनाव देख रहे हैं, जानते हैं, फ्रीबीज ही तो चल रहे हैं। चुनाव के दिन दारू बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, मर्दों के हाथ में जाता है, गटर में जाता है, वो फ्रीबीज ही रहा है। महिला के अकाउंट में, गृहिणी के अकाउंट में जाने वाला पैसा घर के बच्चों की फीस पे जाता है, स्वास्थ्य पे जाता है, राशन पे जाता है, समाज के निर्माण में जाता है। इसलिए दो तरीके की इन योजनाओं को एक फ्रीबीज के अंडर डालने में मैं कतई तैयार नहीं हूँ। मैं इसको फ्रीबी नहीं मानता। मेरा मानना है आप सरकारी अपव्यय के 1000 डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, देश की महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसा डाल दीजिए, वो देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। ये मैं पूरी गंभीरता के साथ में इस बात को कह रहा हूँ और इस पर मैं अलग से डिबेट करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये जो 3.0 और पटरी पर साख आगे क्या होगा, मुझे लगता है इकॉनमी या इमोशन, ये दो तरीके के जो चुनाव को नापने के हमारे वो हैं। अब इकोनॉमी जो है वो शायद भारी पड़ेगी इमोशन पे, कहीं ना कहीं हमें इसको देखने समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी में 400 पाउंड गोरिल्ला इन द रूम, सामाजिक समरसता के बगैर अदराइजेशन की पॉलिटिक्स के साथ में हम किस तरीके का भविष्य अपने देश के लिए देखते हैं, ये बात जितना सत्ता में रहने वाले लोगों के समझने की है, उतनी ही विपक्ष में बैठने वालों को भी समझने की है। क्योंकि एक अम्ब्रेला आइडेंटिटी
वाली जो बात है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के साथ में और कास्ट की पॉलिटिक्स के साथ में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स उसके बीच में आती है। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक अच्छी चलती है जब वहाँ पे सामाजिक समरसता होती है। अगर समरसता स्थापित करने में, शांति स्थापित करने में, एक दूसरे को साथ में लेकर खुले दिल से आगे बढ़ने की बात को स्थापित करने में नाकामयाब होते हैं आप, तो आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। ये एक मौलिक सी बात है समझ में आने की। सामाजिक रूप से कितना हम आगे गए हैं, कितना पीछे गए हैं, ये विषय और बहस अलग है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन 3.0 तक का सफ़र हम सभी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर जनादेश के बाद में कुछ नया सीखने को होता है। मेरा मानना है कि 3.5 अक्कू जी दोबारा लिखेंगे और 6 तक का ठेका अब जब चला गया है तो मैं उसमें 2.5 वाले ही चीज़ें अपने लिए ढूंढ सकता हूँ। पॉइंटर्स वाले जो है जा चुके हैं। लेकिन बहुत आनंद आया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और एक कंटिन्यूटी में सीरीज़ में जब कोई आपकी 2.0 और 3.0 आप पढ़ें, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ भी होता है जो अपने देश में बहुत ज़रूरी है चुनावी समीकरणों और चुनाव के चीज़ों को समझने के लिए। तो अक्कू जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप लिखते रहें, 2.5 भी लिखें, 3 भी लिखें, 6 तक लिखें, लिखते ज़रूर रहें। हम सबको बहुत ज़्यादा उसमें आनंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यशवंत जी। जितनी गंभीरता और गहराई से आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं वो आपके संवादों से भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है। मित्रों, वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सम्मानित मंच आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, यशवंत जी और अशोक जी से आग्रह करता हूँ कृपया पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। इस पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है, पर आज ये 300 रुपये के विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध है। जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। जिनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है, जो अपनी प्रभावी शैली में अकाट्य तर्कों से, गहन चिंतन से विषयों को रखते हैं, ऐसे प्रखर चिंतक विचारक, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एस्ट्रोफिजिक्स से लेके भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास का गहन अध्ययन उन्होंने किया है। उनकी उसमें बहुत गहरी रुचि भी है और वे इन विषयों को बहुत प्रखरता के साथ हम सब देखते हैं किस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। यहाँ मंच पर विराजमान आदरणीय यशवंत देशमुख जी, अशोक श्रीवास्तव जी, प्रकाशक प्रभात कुमार जी, पीयूष जी और आज के इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति जिनकी पुस्तक के विमोचन के लिए हम सब यहाँ एकत्र हैं, अक्कू श्रीवास्तव जी। देखिए, अभी प्रभात जी ने कहा तो मगर आज अगर मुझे कुछ बोलना है तो मेरे लिए थोड़ा एक विचित्र अनुभव है, क्योंकि विषय है मोदी 3
और देखिए, चुनाव से पूर्व आकलन करने वाले यशवंत जी यहाँ पर हैं, चुनाव के दौरान आकलन करने वाले अशोक जी यहाँ पर हैं, चुनाव के उपरांत मीमांसा करने वाले अक्कू जी की पुस्तक के विमोचन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अब इसके बीच में चुनाव में सहभागिता करने वाले किसी व्यक्ति के लिए इस त्रिगुणात्मक मिलन में बोलना अपने आप में निश्चित रूप से थोड़ा कठिन काम होता है। परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अभी यशवंत जी जो बात बोल रहे थे, उन्होंने जो कहा कि कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, 2004 का उन्होंने उल्लेख किया। मैं एक अनुभव बताता हूँ, 2009 का चुनाव, मैं नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 2009 में हमारी 116 सीटें आई थी, कांग्रेस की 206 आई थी। उसके उपरांत बीजेपी की एक चिंतन बैठक हुई थी शिमला में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग चिंतन बैठक इसलिए कर रहे हैं कि आपको लग रहा था 200 के आसपास सीटें आएंगी, 116 कैसे आ गई, आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने लगभग यही बोला था, हमारे ये समझ में नहीं आ रहा हम 200 पार कैसे कर गए। तो कई बार क्या होता है, हार और जीत दोनों का ही विश्लेषण सहज रूप में समझ में नहीं आता है। अशोक जी ने बहुत दो टूक कहा, मगर इसे समझने के लिए हमें थोड़ा व्यापक दृष्टि चाहिए। मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3 में अंतर क्या आया? जब मोदी 1 हुआ तो लोगों का लगा सरकार बदली है। जब मोदी 2 हुआ तो लोगों को लगा नहीं, सरकार तो बदलती थी फिर बदल के पलट जाती थी, ये तो हुआ नहीं। फिर जो चेंजेस हुए मोदी 2 में तो लोगों को लगा नहीं, अब तो व्यवस्था भी बदल रही है। और जब मोदी 3 आया है तब तक लोगों को एहसास हो रहा है कि अब सोच भी बदल रही है। और सोच में क्या बदलाव बदला है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जिसका अभी भी उल्लेख किया नैरेटिव का, कि एक नैरेटिव के था। नैरेटिव इतना बदला है कि हम लोग बचपन से सुनते आते थे, एक बड़ा इस्टेब्लिश्ड नैरेटिव था जो लुटियन सोन में खूब सुनते होंगे, लेफ्ट लिबरल। अच्छा, दुनिया में एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। इसे कहते हैं नैरेटिव का माया जाल। यू कैन नॉट कोट ए सिंगल लेफ्टिस्ट कंट्री जहां पर बोलने की स्वतंत्रता हो, पर लिबरल का प्रतीक लेफ्ट होगा। ये अपने आप में वो दर्शाता है कि नैरेटिव की जंग कहां से लड़ी जा रही है और कब से लड़ी जा रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 13 दिन की हमारी सरकार में सुषमा स्वराज जी का वो स्पीच याद करिए जिसपे उन्होंने कहा था कि इस दिल्ली में विशेषकर लुटियंस जोन में आप बुद्धिजीवी तब तक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें। नैरेटिव ये था, इसलिए मैंने कहा। और उस सोच बदलने की शुरुआत कब हुई, इसको भी मैं प्रमाण से बोलना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को इलेक्शन रिजल्ट्स आए और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली और एनडीए के साथ। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा और उसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वही नेहरू जी के फेमस उसका। और उसमें महत्वपूर्ण बात किया थी कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और उन्होंने ये कहा कि ये मैं इसलिए कह रहे हैं कि उसके बाद लंबे समय तक जिस विचार का प्रभाव रहा भारत की शासन सत्ता पर, वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के हैंगओवर में थी। पहली बार एक ऐसे थॉट प्रोसेस के हाथ में कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर आई है। अटल जी के टाइम में एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, जिसका कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई भी संबंध नहीं। इस पर बहुत से लोग कह सकते नहीं आपने कैसे कहा, ये कहा। तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें कोई उनको किंतु परंतु की बहस की गुंजाइश ही नहीं होगी। 1997 तक भारत का जो बजट प्रस्तुत होता था शाम 5 बजे प्रस्तुत होता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से परंपरा चल रही थी। 5 बजे इसलिए होगा कि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे। अब इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का हैंगओवर था। वो वाजपेयी जी की सरकार में चेंज हुआ। मोदी जी की सरकार आई, हमारा बजट 28 फरवरी को आता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में मार्च में बर्फ पिघलती है, फरवरी एंड में, यानी एक्टिविटी की शुरुआत होती है। हमारे मौसम के हिसाब से तो डिफरेंट है। हमारे जून के फर्स्ट वीक में तो मानसून आ जाता है।
दक्षिण भारत में, केरल में मानसून जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो हमारे लिए आवश्यक था कि मई के महीने तक जो आवंटित धनराशि है वो सब जगहों पे पहुंच जाए, क्योंकि मानसून हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया कि 1 फरवरी को बजट लाने की शुरुआत की। जस्ट ये 2 चीजें हैं जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि थॉट प्रोसेस, मगर इसमें बहुत गहरा थॉट प्रोसेस भी है। दूसरा जिसकी तरफ यशवंत जी ने ध्यान दिलाया कि महिला वोटर, उसकी सोच और उसका रियल एम्पावरमेंट क्या है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, जिनमें 3 करोड़ में जो रजिस्ट्री है उसमें महिलाओं के नाम पे है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 से पहले तो गरीब वर्ग के 4 करोड़ लोग जिनके पास मकान हो, 3 करोड़ महिलाएं ऐसी हो ही नहीं सकती थी। पहली बात तो उनके पास मकान हो और मालिकाना हक पे रजिस्ट्री में उनका नाम हो। ये बदलाव का एक बड़ा प्रतीक था। और एक और बात आप समझिए कि जब 15 अगस्त 2014 को उन्होंने पहली स्पीच दी तो 2 ऐसे मुद्दे उठाए थे जिसे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा नॉन पॉलिटिकल बातें ये क्यों कर रहे हैं। एक स्वच्छता अभियान और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा सोशल मुद्दे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। मगर वही मैंने कहा, वह सरकार बदलने के लिए नहीं, विचार और सोच बदलने के लिए आई थी। और आज आपने देखा है कि नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ है, ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं के एम्पावरमेंट में भारी सुधार हुआ है, और स्वच्छता में अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि 10 साल पहले क्या माहौल था, कितनी आसानी से लोग कर देते थे, और उसमें भारी सुधार हुआ है। इसलिए अब मोदी 3 में क्या होगा, जो उन्होंने कहा ना पटरी पर साख, और जो नैरेटिव की बात कही गई, कई बार होता है नैरेटिव बड़ी गहराई से गढ़ा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, लोगों को ध्यान होगा, जैसे एक ज़माने में, अभी चूंकि यशवंत जी ने उल्लेख किया मंडल और मंदिर का, ऐसा प्रचार किया जाता है कि मंडल के काउंटर में मंदिर का मुद्दा लाया गया था, जो सरासर झूठ है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़े झूठ में से एक है। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के बारे में निर्णय 1984 में हुआ संघ में। अक्टूबर 1984 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में पहली जनसभा हुई, जिसमें नारा लगाया गया था लोकतंत्र की देखो शान बंदी बने हुए भगवान। 1 फरवरी 86 को ताला खुला। अप्रैल 87 में सरयू तट पे रैली हुई, जिसमें मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। डेट वाइज बोल रहा हूं, पुराने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, राहुल देव जी इतने वरिष्ठ हैं उस समय कि उनको निश्चित रूप से याद होगा। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ, और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया। तो सोचिए कैसा नैरेटिव का मायाजाल झूठा बुना जाता है। बिल्कुल जो फैक्चुअल चीज है उसके सीक कंट्रावेंशन में चीजों को बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अक्कू जी ने कहा कि पटरी पर साख, मैं यहां थोड़ा अलग कहना चाहूंगा। मोदी जी से ज्यादा पटरी पर उन लोगों की साख है जिन्होंने अपने को इस भारत के बौद्धिक जगत का एकमेव स्वयंभू अधिनायक मान लिया था। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी 3 ने एक बड़ा परिवर्तन जानते क्या किया है। आज़ादी मिली हमें 47 में, वास्तविक लोकतांत्रिक आज़ादी मिली 77 में, जब सरकार बदलनी शुरू हुई। उससे पहले तो सरकार, चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। परंतु बौद्धिक जगत में वास्तविक स्वतंत्रता, मैं कहना चाहूंगा कि वर्नाकुलर मीडिया में, क्षेत्रीय और भारतीय भाषाओं के मीडिया में, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में 90 के दशक में आने शुरू हुई, जब राम मंदिर आंदोलन था। अन्यथा वो पूरा जो लेफ्ट का कंट्रोल था वो 2010 में अलग होना शुरू हुआ। इसमें किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है। अब जैसे उस कहते हैं ना, वो एक जो मोनोपोली थी वो टूट रही है, जो आजकल होता है ना मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो मोनोपोलीज ट्रेड प्रैक्टिसेस थी कि भाई मैं हूं, सिर्फ मेरी बात सुनी जाएगी, दूसरे की बात नहीं सुनी जाएगी। अब दूसरे विचार को भी स्थान मिल रहा है, और समस्या क्या है कि उस स्थान के आधार इतने मजबूत हैं। उदाहरण के लिए एक और आप नैरेटिव समझिए कि जो हार्डलाइनर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं वो और लेफ्टिस्ट ये कहते हैं साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक लेफ्ट कंट्री बता दी जहां बोलने की स्वतंत्रता हो, एक फंडामेंटल मुस्लिम कंट्री बता दी जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। दोनों मिलकर यहां बताते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और मजेदार बात यह है कि एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हों, चाइना से लेके और चेकोस्लोवाकिया तक, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां लेफ्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड
आइजनहावर प्लान आया था 56 में, उसके बाद पहला बैन करने वाला कंट्री पाकिस्तान बना था। अब सोचिए क्या दोनों में एक दूसरे की लड़ाई है और क्या नैरेटिव बनाया जाता है। तो जो लोग उस नैरेटिव के साथ चल रहे थे, साख उनके ऊपर सवाल है इस साख का। अब चुनाव के उपरांत अगर हम देखें तो 2024 के चुनाव में 2 राज्यों ने सबसे भारी उलटफेर किया, जो सीटों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य थे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर कि सबसे अप्रत्याशित परिणाम आए। और अभी अगर देखें महाराष्ट्र का परिणाम आ चुका है और यूपी के बाई इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है, और उसके बाद जो बदलाव दिखा है, जिसके बारे में अशोक जी ने भी कहा कि अब नैरेटिव के विषय को लेकर लोगों में जागरूकता बेहतर आती चली जा रही है। और यदि मोदी 3 है तो मैं मोदी जी की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि 2024 में जिन लोगों के अरमान थे, जैसे मैं वैसे तो पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, दोबारा भी बोल देता हूँ कि स्थिति क्या थी कि जैसे एक बच्चा है जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीज़न आया तो उसके चेहरे पर मायूसी रहती है, और एक बच्चा जो था वो लगातार फेल हो रहा था, इस बार 3rd डिवीज़न पास हो गया तो उसके चेहरे पे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वो आए एक सज्जन, उन्होंने कहा बेटा वो तो 1st डिवीज़न पास हुआ, उसके चेहरे पे खुशी नहीं है, और तुम जो हो तो 3rd डिवीज़न में पास हुए हो, फिर भी इतनी खुशी क्यों? तो उसने कहा अरे आपको पता नहीं है, उसके पास तो एक ही डिवीज़न है, हमारा तो 3 है, 1st डिवीज़न विद 2 बॉडीगार्ड्स। तो ये 1st डिवीज़न विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो खुमार था, और उन्हें लगा था कि अब उन्होंने निपटा दिया, मोदी मैजिक खत्म हो गया, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी है कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। और यहां हम एक और बात कहना चाहते हैं कि आगे जो बदलाव आएगा, और ये मैं केवल ऐसे नहीं कह रहा हूं, पुनः यह बात मैं और भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, देश का विकास जिस ऊंचाई पे पहुंचा है, आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ये तो एक पक्ष है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर है। आज जो कहते हैं ना सामान्य व्यक्तियों का 8 करोड़ लोगों के पास अगर ऑटोमोबाइल है तो ये सामान्य मिडिल क्लास है। अब उसके बाद आप देखिए कि हम मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर में दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं। इवन जो हाईएस्ट रेंज का मोबाइल होता है आईफोन, उसका हम लोगों ने 10 बिलियन का प्रोडक्शन किया है। और वो चीज़ देखिए, छोटी सी चीज़, ये कहा जाता था भारत तो ऐसा देश है, यहाँ तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 के देश हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा है। अब जो आपने कहा कि नैरेटिव कहाँ बदला, अब मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों के मतलब बचपन के पैदा होने के समय के पहले की मूवी का दौर है, वो पुरानी मूवी याद है ना आपको, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, उसमें क्या डायलॉग था, क्या देता है तुम्हारा मुल्क, 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी उधार की खाता है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0, ये प्राण का डायलॉग था। आज वक्त ये बदला है कि IMF की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया कहती है कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी हाईएस्ट, इट इज गोइंग टू बी 15%, और ये वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन के आगे आ रहा है। और कभी कभी भगवान भी संकेत देते हैं कि भाई इस समय हम चांद के अछूते कोने को छूने वाले भी दुनिया के पहले देश बन गए। कभी कभी कुछ और बात होती है। मैं अंत में एक बात ये भी कहना चाहूँगा, बहुत से नैरेटिव कितने झूठे फैलाए जाते हैं, और मोदी 3 तक आते आते 2 तक आते आते वो नैरेटिव कैसे बदल गए। हम लोग बच्चे थे, राम मंदिर का आंदोलन चलता था, तो क्या नैरेटिव था, अरे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा मिडिल ईस्ट तेल पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी बना है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। आज राम मंदिर भी बना है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बना है और G20 के बाद लास्ट ईयर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 1 दिन एक्स्ट्रा भारत में रुकते हैं, और किसके लिए, कि भारत से व्यापार पे बातचीत करनी है। और मजे की बात यह है कि जिस प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन
नींबू पानी का व्रत रख के दक्षिण के सारे मंदिरों में जाकर वो किया। उस प्रधानमंत्री को 4 मुस्लिम देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है, और जिसमें फिलिस्तीन वाले भी शामिल हैं। अब आप सोचिए, ये वक्त की इतनी बदली हुई तस्वीर अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रही है तो मुझे लगता है कि उसे अपनी दृष्टि का इलाज कराना चाहिए। यहाँ पे एक और बात कहूँगा, हमारे अड़ोस पड़ोस में आप देखिए बांग्लादेश में क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हाल है, श्रीलंका में क्या हाल हो चुका है, अफगानिस्तान में क्या हाल है, मगर उसके बावजूद भारत बहुत मजबूती से, गंभीरता से चल रहा है। तो मोदी 4 के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि हमें इल्ज़ाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए हैं। और इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और ट्रंप को समझ में आ गया। ट्रंप कार्ड वहाँ चल गया, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है उनको अपने उस पुरानी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। और जो आपने बात कही कि इस समय भारत में 2 धाराएं, एक वो ये कहती है टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए दलों ने आपस में मिलकर चंद परिवारों के हाथ में सत्ता रहनी है और उसके लिए समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट के रखना है। मतलब ऑन द लाइटर नोट अगर मैं कहूँ, वैसे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, पर मैं अगर ऑन द लाइटर नोट कहूँ, अभी अभी प्रियंका जी वायनाड से लोकसभा में चुन के आई हैं, तो राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया जी राज्यसभा में, प्रियंका बहन लोकसभा में, ठीक, और इवन परिवार के जो बहुत विश्वस्त हैं किशोरीलाल शर्मा जी, वो भी लोकसभा में। अब भैया संसद में परिवार की गणना हो गई पूरी, अब जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी है। तो इससे आपको मूल नैरेटिव समझना चाहिए। और वैसे ही आप समाजवादी पार्टी में देखें तो अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी, अब जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। मगर भारत का विवेकशील मानस अब उन चीज़ों को समझ रहा है, और वो जिस चीज़ को समझा है, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने क्या दर्शाया है, उसे यह पंक्ति मैं कहकर समाप्त करता हूँ कि जाति, पंथ और वर्ग भेद को के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु जी। जितनी प्रखरता से आप विषय रखते हैं, इसलिए आपको हम लोग बौद्धिक योद्धा के रूप में देखते हैं। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार। प्रभात प्रकाशन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करना मेरा सौभाग्य है। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि आप संस्कृति और राष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन में सहायक उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन करें। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्णिम भविष्य का पथ आलोकित करें। अमृतकाल में हम इसी संकल्प के साथ प्रकाशन कर रहे हैं और यह पुस्तक भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। आप सभी महानुभाव अपने अपने हमारे अपने हैं। आप लोग समय लेके इस कार्यक्रम में आए, आप लोगों ने हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का हृदय से आभार करता हूँ। वे बहुमुखी प्रतिभा के वाक कौशल और तार्किक क्षमता के प्रशंसक हैं। आज जिन्होंने बातें कही और रखी वो बहुत ही तार्किक बात थी और उनको सुनना हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है। हमारे मित्रवर्ग और बड़े भाई श्री यशवंत देशमुख जी, वह उनसे पुराना नाता है, पारिवारिक नाता है। उनका परामर्श और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता है और जिस तरह से वो अपनी बातों को टीवी पे रखते हैं, ये उनको भी सुनने का बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और श्री अशोक श्रीवास्तव भी यहाँ उपस्थित हैं। आज के समय में दूरदर्शन पर वो अपनी अलग तरह की पहचान बनाते आ रहे हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि वो आए, उन्होंने समय दिया। और आज श्री अंकुश श्रीवास्तव जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने पुस्तक प्रकाशन करने के लिए हमें चुना
और भाभी जी और सभी लोग यहाँ पे आए हैं परिवार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुभ जलपान बाहर तैयार है, करके जाएंगे। धन्यवाद। कृपया बाहर जलपान की व्यवस्था है, जलपान करके ही जाएं यहाँ से। बहुत बहुत आभार आपका।